लॉन्च की तरफ जाते हुए उसके चेहरे के साविये पुरसोच थे। वो सफ़ेद रंग की शलवार कमीज से मलबूस था। बाल हस्बे मामूल बिखरे हुए थे। हल्की दाढ़ी कहीं किसी खिड़की से पड़ने वाली रोशनी पे चमक रही थी। आज कसम से उसका ऑफ था, इससे वो कमरे में चला आया था और वॉक इन क्लॉसेट से गुजरता दूसरी तरफ अपनी बंदूकों की कलेक्शन की तरफ आया। दरवाज़ा बजा तो उससे किसी को अंदर आने की इजाज़त दी। दरवाज़ा खुलकर सुनहरी सिल्वर स्याह हर चमकती बंदूक को देख रहा था। कोई हाकिम नवाब साहब आए हैं। वो जो अपनी गन्स कलेक्शन की सफाई में मशगूल था चौंक कर मुड़ा। माथे पर इस सजाब की लकीरें उभरी और हाथ में पकड़ी पिस्तौल पे उसकी उंगलियों की गिरफ्त सख्त हुई। बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। उससे गन वापस रखी, फिर ना जाने किस एहसास के तहत उससे पिस्तौल वापस उठा ली। कुछ था जो इल्हाम की तरह उसके दिल पे उतरा था। मौजूदा लम्हे लाउंज का भारी दरवाज़ा धकेल कर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो हाकिम नवाब सिंगल सीटर पे मौजूद थे। बत्तियां कतरे मदम थीं, हालांकि किसी मेहमान की आमद पे रोशनियां बढ़ा दी जाती थीं। मुलाजमीन उसके सबका इम्तिहान ले रहे थे। है, वो अच्छा आदमी था, प्यार से समझाएगा। आज दामाद से मिलने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? हर इज्जत भलाए ताक रखते हुए वो उनके सामने आकर बैठा। गर्दन उठी हुई थी और टांग पे टांग चढ़ा ली। उसका वजूद बाहर से आने वाली रोशनियों में था। दामाद से कुछ दिन पहले ही मिल चुका मैं। अब बहन के बेटे से मामू बनकर मिलने और कुछ बताने आया हूँ। उन्होंने भी वहीं चोट की जहां दर्द हो कैसे भरम रखा। गुस्सा आया तो तासुरात से जिताया नहीं। बहन की औलाद से इतनी मोहब्बत। ओह, ये देखें, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतनी मोहब्बत तुमसे कभी मोहब्बत नहीं हुई मुझे। उनके चेहरे भी कोई उलझन सी थी। जब जब मैं हातिम को तुमसे मोहब्बत करते हुए देखता था तो सोचता था, ऐसा क्या है जो मुझे तुमसे दूर करता है। मैं बताऊं वो क्या था? उसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रहे थे। अब्दुल समान के चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। तुमसे मनफी शुआएं आती थी। तुम हमेशा से वो थे जो तुम छुपाते थे। मैं एक अच्छा आदमी था। वो तेज और जख्मी अंदाज से बोला। सिर्फ तुम्हारे ख्याल में। तुम्हारी एक दुनिया है जहां तुम मजलूम हो। लोग तुम्हारे मुजरिम हैं, तुम्हारे एहसानमंद। असल में तुम मुख्तलिफ हो। शर तुम्हारा हिस्सा है और इंतकाम तुम्हारी फितरत। मुझे मेरी बेटी के लिए तुमसे खौफ आता था, लेकिन जब मैं उसकी पसंद से मिला हूं तब मुझे पता चला वो सही थी और मैं गलत। बल्कि हर वो इंसान गलत जिसे तुम्हें अच्छा समझा। अच्छी कोशिश थी, मगर मैं शर्मिंदा नहीं हुआ। तुम मेरी बेटी के लायक नहीं थे। वो जैसे उसको सुन ही नहीं रहे थे। तुमने उसे सारी दुनिया के सामने जलील किया। गैस के चेहरे पे एक बार फिर तनाव था। बन में भींची हुई। तुम्हारी बेटी और मेरे मामलात में तुम मत आओ। मैंने उसे कैसे और कहाँ कहाँ महफूज किया, ये हम दोनों के दरमियान है। बिल्कुल होगा, लेकिन कुछ है जो मेरे दिल में भी है, कई बरसों से। वो सोफे पर आगे को हुए, हाथ बाहम जोड़े किसी ऐसी गुफ्तगू को शुरू करने वाले थे जो गैस को तोड़ने वाली थी। जानते हो जंगों की वजूहात क्या होती हैं? जन, जर, जमीन, ताकत, जलन। उससे गिनवाया। जो हम दोनों के खानदानों के दरमियान छिड़ी, उस जंग की वजह क्या थी? ताकत, हसद, जमीन। सफ़ेद लिबास वाले मर्द ने फौरन से बेशतर कहा। औरत नहीं, क्योंकि वो मसला किसी टोटी मंगनी का नहीं था। आकिब नवाब के चेहरे पे एक तल्ख मुस्कुराहट थी। क्योंकि ये किस्सा किसी ना हो सकी मंगनी का था। यकदम लौश के पर्दों में पुरतजस्सुस सा अर्ताश हुआ। आसाइशी अशिया कंसुइयाँ लेने को तैयार हुई। मैंने एक अरसा अपनी जुबान बंद रखी, क्योंकि ये मसला मेरी गैरत का भी था। तुम अगर किसी भी तरह मुझे जज्बाती दबाव में लेने आए हो तो तुम गलत जगह की कोशिश कर रहे हो। वो जानता था ये कोशिश गलत नहीं, उसे इब्हाम हुआ था, लेकिन वो हर्ट होने से बचना चाह रहा था। वो एक ऐसा हिफाजती बंद बांध रहा था, टूटना जिसका मुकद्दर था। वो मेरी छोटी बहन थी। उससे बेनियाज उसकी तरफ देखे बगैर वो कह रहे थे। जमान ने मेरी बहन से पसंद की शादी की थी। सरवर का रिश्ता ताकत बढ़ाने के लिए हुआ। बज़ाहिर सब मुकम्मल था, लेकिन कुछ था जो कभी जुड़ नहीं सका था। हमारे खानदानों के दरमियान जंग की तीसरी वजह जन थी। उसके चेहरे पे एक रंग आ और दूसरा जा रहा था। उसे लगा इस गुफ्तगू के मुकम्मल होने से पहले उसे यहाँ से कहीं भाग जाना चाहिए, लेकिन उससे कदम ज़मीन से जुड़ चुके थे। उसकी गर्दन पसीने में भीग रही थी। बख्तियार कम्बीर और मेरी छोटी बहन के दरमियान मोहब्बत थी। झूमर ने बेख्तियार मुंह पे हाथ रखा। पर्दे साकिन हुए। दीवारों ने उंगलियां दांतों में दाब ली और गैस गंभीर जहाँ का तहाँ रह गया। जमान की शादी के वक्त वो मेरी बहन से मिला। उन दोनों के दरमियान ताल्लुक बना, हत्तो कदावत हुई, फिर शादी के वादे हुए।
जिन दिनों बख्तियार ने अपने घर में इस रिश्ते की बात की, उसी दिन सरवर अपनी एक बेटी और बेटे के साथ गांव वापस आया था। गैस का चेहरा सर्द पड़ गया था। काश काश वो मेरी गंभीर होता, जिस गुफ्तगू के इख्तिताम था किसी नतीजे, किसी प्लॉट ट्विस्ट का इंतजार करता। काश वो इतना अक्लमंद ना होता। काश। मसाइल हुए, झगड़े हुए, फसाद हुए। हमारा खानदान तुम्हारे खानदान से जितना ही ऊंचा था, लेकिन हम हक पे थे। लोग हमारी तरफ थे। रवाज के मुताबिक तुम्हारे खानदान ने बगावत की थी, लेकिन जमान खाक आदमी था। बहुत सफाई से अपने भाई को इस सारे मसले से निकाल कर ले गया। उसे सरवर बहुत अजीज था। ऐसे जैसे गैस गंभीर को मेहदी अजीज था। वो बस सोच सका, बोलने वाली जुबान कंग थी। जमान ने खानदान बचाया और बख्तियार की मोहब्बत नहीं बचा सका। उसे सब मालूम था, लेकिन उसके लिए जाने बचाना ज्यादा बड़ा काम था। बख्तियार ये बात बर्दाश्त कर गया, लेकिन भूला नहीं। उसकी शादी करवाई गई, खानदानी खूबसूरत बीवी, और फिर उसके यहाँ एक बेटी भी हो गई। लेकिन वो भूला कुछ नहीं था। मेरी बहन सरवर की मंगेतर की तरह खुदकुशी करने की बजाय अपने लिए बेहतर सोचती रही। उसे एक बुज़दिल मर्द का साथ नहीं चाहिए था। उसका रिश्ता आया तो बगैर चूं चरा उसने शादी कर ली और उसका शोहर उसे दुबई ले गया। बख्तियार और मापारा की दूसरी मुलाकात दुबई में हुई थी। हाकिम एक लम्हे को रुके मुलाजिम ट्रॉली घसीटते हुए अंदर आया। गैस से अपने चेहरे पर आया पसीना साफ किया और मुझसे निगाहों से सामान को देखा जो नफासत से मेज सजा रहे थे। तुम लोग जाओ यहाँ से, दफा हो। उससे दुरुस्ती से कहा। कई दिन बाद वो एक बार फिर उन पे बरसा था। मुलाजिम बाहर निकल गए। गैस की तेज निगाहें एक बार फिर हाकिम की वजूद पे खड़ गई। उसके बाद क्या हुआ था? बन टूट गया था। वो हर्ट हो चुका था। वो पीछे को होकर बैठे, टांग पर टांग चढ़ाई और तनफ्फुर से उस आदमी को देखा जिससे उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी बेटी बनबास काट रही थी। अब्दुल्ला जमान अगर इंतकामी थी तो हाकिम नवाब से उसका असल तारुफ नहीं हुआ था। अपनी औलाद को जो तकलीफ उन्होंने खुद पहुंचाई थी, वो एक तरफ, जो किसी और ने पहुंचाई उसका हिसाब तो होगा। बख्तियार कभी मापारा से आगे बढ़ ही नहीं सका था, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। उस रोज मापारा को एक खुशहाल जिंदगी गुजारते हुए देख वो सह नहीं सका, और जब वो वापस आया तब बदल चुका था। उसे अपने ही भाइयों से नफरत होने लगी थी। और उस रोज तुम्हारी चची मेरी सरवर की माँ ने रिवायत तोड़ने से कबल रवायात के अमीन को कॉल मिलाई थी। जमान कम्पीर को मिलाई जाने वाली वो कॉल बख्तियार ने उठाई थी और उसे बाहुशी उसे गांव आने के लिए कह दिया। गैस गंभीर ने अपनी कमीज के दो ऊपरी बटन खोले। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो आदमी जिसे अपना समझा वो तो हमेशा गैर था। सोचो अब्दुल्ला जमान, सोचो। वो औरत सारा गांव छोड़ हमारी हवेली के सामने आकर क्यों रुकी, और हम सब तैयार क्यों थे? वो बेसांस हो गया। किसी ने अब्दुल्ला जमान की सारी जिंदगी को झूठ लिख दिया था। किसी ने उसके बरहाना सीने पे खंजर दे मारे थे। कोई ऐसा कैसे कर सकता था? अपने ऐसा कैसे कर सकते थे? वो अपने भाइयों से बदला लेना चाहता था और हमारी नजरों में अच्छा बनना चाहता था। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो ये सब मालूमात तुम्हारे पास कैसे आई? उसके गले में कुछ अटका था, कोई बेतबारी सी। हाकिम चंद पल के लिए खामोश हुए। किसी धुंधलके में लिपटे मलाल ने उनके दिल के दरवाजे उखाड़ फेंके। हम दोस्त थे अब्दुल्ला। उन्होंने गैस से निगाहें मिलाए बगैर कहा। बहुत कुछ याद आया था जिससे वो झटक गए। वो जंग दोस्ती भी खा गई थी और किसी को इल्म भी ना हो सका। उसे सरवर की बीवी के आने की खबर मुझे दी थी। कई बरस कबल वो इस पहेली को हल कर चुके थे, लेकिन किसी से कह नहीं सके। अपनी बहन के मुतालिक ये तमाम बातें उन्हें अपनी बहन की वफात के बाद मालूम हुई थी। एक झटके में बख्तियार की नजरें, उल्तफात, दोस्ती और उस मुखबरी की खबर उन्हें हो गई थी। दोस्त से उन्हें इस्तेमाल किया था, आज वो भी वही कर रहे थे। औलाद से बढ़कर कुछ नहीं। मैंने एक लंबा अरसा इस भोज को उठाया है, अब तुम्हारी बारी। वो उठे। मेज पर रखी खाने पीने की अशिया जहर बन चुकी थी। गैस खंबे हनूज साकित था। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, अब तुम अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखोगे। ये सेशंस, थेरेपी, अच्छा बनने का ये ढोंग, ये सब तुम्हें वक्ती सुकून देता है ना? अब नहीं देगा। मैं जानता हूं जमान कम्बीर के बेटे का रद्द अमल अब क्या होगा। तुम साथ थे, हो और रहोगे। और दरवाजे की तरफ बढ़ गई बगैर ये देखे कि अपने पीछे वो किसी को पूरी तरह रौंद कर जा रहे थे। वो जिससे अपनी साथ के टुकड़े समेटे थे। एक बार फिर सब उथल पुथल हो गया।
कहने वालों का कुछ नहीं जाता, जो सहते हैं उनका कुछ रहता नहीं। गंभीर महल से बाहर निकलते हुए हाकिम नवाब के कंधे हल्के थे, दिल आज़ाद, चेहरा सपाट। वो विलन या हीरो नहीं थे, बस एक बाप थे जो पछतावों में घिर चुका था। वो एक बाप थे जिसे वहाँ मारा था जहाँ पानी भी ना मिलता। कुछ घंटे कबल का जिक्र है। मेहदी गंभीर की गाड़ी सर्वर हाउस के बाहर खड़ी थी। घर के अंदर झांको तो मीरा किचन में खड़ी फ्रिज से दूध निकाल रही थी। निचले पोर्शन के कमरे में अनीसा गंभीर बेड से टेक लगाए बैठी थी। उसकी जिस्सामत अब मॉडल्स जैसी नहीं रही थी। जिस्म बेडोल था, बाल खुदरे और चेहरा खंडर। सफ़ेद बैगी शर्ट के साथ हाकी पेंट वाला मेहदी गंभीर उसके सामने बैठा था। तुमने शादी कर ली थी, राइट? फिर क्या हुआ? वो खामोश रही, बेहद चुप। अनीसा। मेहदी ने नरमी से पुकारा, मगर अंदाज अब पहले वाले मेहदी जैसा नहीं था। मुझे मेरे मसाइल भी दुरुस्त करने हैं। अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी कोई मदद कैसे करूंगा? तुम मदद करना चाहते हो? यकलक तो सीधी हुई, अजीब सी सुर्ख होती निगाहों से उसे देखा। कैस गंभीर ने मेरे बच्चे को मार दिया। तुम उसे मार सकते हो? बोलो, मार सकते हो? न कैस तुम्हारे बच्चे को मार सकता है, न तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और ना मैं उसे मार सकता हूँ। मैं मेरी गंभीर हूँ। रहबर, जो रास्ता तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं उसे तुम्हारे लिए वाजिया कर सकता हूँ। अनीसा ने तनफ्फुर से चेहरा फेर लिया, हथेलियां बंद कर ली, नाखून अंदर तक चुभ रहे थे। मेरी उसे देखता रहा। मुझे सिर्फ ये बताओ कि उसने क्या किया है। मैं उस रास्ते को देखना चाहता हूँ जिस पे तुम खड़ी हो। वो बेबसी से रो पड़ी, सारा तनतना टूट कर रह गया। मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। मैं वो मेहदी नहीं हूँ जिसे झटक दोगी तो बार बार आएगा, लेकिन अब भी वही हूँ। कहोगी तो रुक जाऊंगा। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बस रोती रही और रोती रही। सीने में जो दर्द उठा था इल्लामान, किसी ने उसके सारे वजूद में सुइयां चुभो दी थी। वो अगले कई मिनट रोती रही और मेरी चुपचाप उसे देखता रहा। बस जरा सा दुख हुआ था। पहले की तरह उसका ये दिल नहीं चाहता कि सारी दुनिया यहाँ से वहाँ कर दे और सब ठीक कर दे। वो बदल गया था। यानी तुम नहीं बताओगी मुझे? मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। वो कब चौखट पे आकर खड़ा हुआ, कितनी देर गुजरी, उन दोनों के लिए नहीं हो सका था। अनीसा गंभीर के साथ जो हुआ वो डिजर्व करती थी। वो कदम कदम चलता हुआ आगे आया। अनीसा ने सबसे बेडशीट मुट्ठी में जकड़ ली। तुम दोनों, बल्कि तुम सब खानदानी इक़्तिदार भूल गए हो। मुझे तो याद है, हम खानदान के बाहर शादी नहीं करते। ये तो खैर कोई शादी थी ही नहीं। लड़का है ईसाई था। आखिरी बात उससे हल्की आवाज में कही, यूं जैसे किसी के सुन लेने से उसे शर्मिंदगी होती। यहाँ से दफा हो जाओ तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उससे इस्लाम कबूल कर लिया था, हमारी शादी जायज थी। अनीसा अपनी जगह बैठे बैठे फनकारी। तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इस तरह बात करोगी मुझसे? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। गैस सफ़े में सा हिलाते हुए उसके करीब आया, फिर बेड पर उसके पास बैठा और उससे उठने की कोशिश की, मगर वो उसका हाथ पकड़कर उससे साथ बैठा गया। जिससे तुम्हें नफरत करनी चाहिए वो आदमी तुम्हारा साबका शोहर है। उसमें तुम्हारे साथ खड़े होने की सलाहियत होनी चाहिए थी। कोई अगर मुझसे कहे कि जीनिया को छोड़ दूँ तो क्या मैं छोड़ दूंगा? अनीसा का हाथ अपने हाथ में लिए इंतहाई मोहब्बत से पूछा। है, मैंने तो उसे इसके कहने पे भी नहीं छोड़ा। ऐसे कहा जैसे कोई बड़ा कारनामा हो। मेरी बीवी का नाम अपने साथ लेना बंद करो और उसे अकेला छोड़ दो। कैस, मुझसे बात करो। मेरी संजीदा लहजे में कहते हुए बेड की तरफ आया और अनीसा का हाथ छुड़वाया। कैसे सादगी से उसे देखा, फिर कंधे उचकाते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं भी यही सोच रहा था। मर्दों की बात है, मर्दों में ही रहनी चाहिए। वो मेहदी के कंधे पे बाजू फैलाए दरवाजे की जानिब चलने लगा। यार, वैसे ये घर भी अच्छा है। ये कैसी सजा है जिसमें इतनी लग्जरीज हैं? उससे अपने साथ चलते मेहदी को देखा, फिर फौरन से नफी में सर हिलाया। अब शक करना छोड़ दो। अब कोई गलत काम नहीं करूंगा मैं। मेहदी ने कोफ से उसका बाजू अपने कंधे से हटाया। तुमने इसके साथ क्या किया है? वो दोनों राहदारी में रुक गए। मेहदी की निगाहों में सर्द मेहरी बरकरार रही। उस 2 टके के आदमी का बाप एक स्कूल में टीचर था, मैंने निकलवा दिया। भाई ऑफिसर था, उस पर रिश्वत के चार्जेस लगवाए, और बहन के ससुरालियों से बस उसे अपने बच्चों समेत निकलवा दिया। 2 माह अकड़ बरकरार रही, फिर उन्होंने तलाक के कागजात बनवाए। लड़की ने अनीसा को छोड़कर अपने खानदान को चुना और उसे तलाक दे दी। दैट्स इट। वो बोलते बोलते रुका, फिर आगे आकर उसके कंधे पे हाथ रखा। और उसका बच्चा, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। जब उसके शोहर ने उसे अमेरिका से निकाल दिया तब उसका मिसकैरेज हुआ था। अब किसी का सदमा किस पे क्या असर करता है, ये भी मेरा कसूर है। मेहदी उसे यूं देख रहा था जैसे पहली दफा देखा हूँ। क्या से क्या हो गया था वो। मैं तुम्हारा अंजाम अपनी आंखों से देखना चाहूंगा।
तुम्हारे साथ जो होगा उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे होगी, लेकिन अल्लाह तुम्हारी मोहलत जल्द ख़त्म करे। यार, मुझे बुरा लग रहा है। वो अफसोस से बोला। मेरे बगैर कुछ कहे वहाँ से चला गया। पहली बार देख रहा हूँ एक कातिल दूसरे कातिल को उसके अंजाम के लिए वार्न कर रहा है। वो उसके हक में पुकारा। मेरी के चेहरे पे यकदम तारीकी आई, मगर वो मुड़ा नहीं। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। वो वहाँ से जाते हुए मुसलसल यही दोहराता रहा। चेहरा सर था, दिल के जख्म किसी ने खोल दिए थे। उस कमरे की दीवारें सुमुर्द रंग के पेंट में डूबी थीं। मुख्तलिफ रंगों की पेंटिंग्स उन दीवारों पे आवेजा थीं। उन्हीं दीवारों में से एक पे कितार में 3 पेंटिंग्स टंगी थीं। एक में लड़का फर्श पे गिरा तड़प रहा था। उसका खून फर्श को सुर्ख कर रहा था। उसके सर के ऊपर खड़ा कोई शख्स हाथ में धरा लिए खड़ा उसे मार रहा था। दूसरी पेंटिंग। तुम्हें क्या लगता है, तुम क्यों बदलना चाहते हो? वो दूसरी पेंटिंग पे गौर नहीं कर सका। मेहराब नामी मुठेड़ उम्र शख्स उससे पूछ रहा था। ब्लाइंड से छन कर आती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो भूरे रंग की ढीली शर्ट के साथ हमरंग ट्राउजर में मलबूस था। माथे पे उलझन का जाल बिखरा था। सच बताऊं या झूठ? मेहराब को देखते मुझे मुस्कुराहट के साथ पूछूं। झूठ खोज लूंगा मैं, सच तुम्हारी आज़ादी है। उसके लिए वो बेधड़क बोला। उसे मेरा गुस्सा नहीं पसंद, मेरा चीखना चिल्लाना नहीं पसंद। आपको पता है, मैं उससे मेरे से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे बातों का फन नहीं आता। मैं मोटे दिमाग का आदमी हूँ, सब बर्बाद कर देता हूँ। फिर उसे हर्ट होते देखता हूँ, फिर खुद पे गुस्सा आता है। मैं बदलना चाहता हूँ ताकि उसे हर्ट ना करूँ। वो मुझसे खुद से ज़्यादा अजीज़ है। और तुम्हारे पास अपने उस अमल के लिए क्या जस्टिफिकेशन है जो तुमने माजी में उसके साथ दोहरा चुके हो? गैस गंभीर ने गहरी सांस सी बेदर्दी से होंठ काटे। गले में कुछ हारदार अटक गया। मैं गलत नहीं था, मेरा अमल बिल्कुल दुरुस्त था। वक्त में दोबारा वापस जाऊंगा तो यही दोबारा करूंगा। वो सीधा होकर बैठा। दीवार पे लगी पेंटिंग को देखा। उसे गुस्सा आया, बेचैनी हुई। वो हंटे लिए खड़े उस शख्स का मुंह नोच लेना चाहता था। निगाह फेरी, गर्दन झुका दी। लेकिन अगर मेरे अमल से वो हर्ट हुई है तो मुझ पे लाजिम है मैं खुद को दुरुस्त करूं। एनीथिंग फॉर हर। गौर से उसे देखते हुए पूछो। कैसे जुकाम सदा सांस अंदर खींची और दिलकशी से बेबसी से मुस्कुराया। एवरीथिंग फॉर हर। वो कितने घंटों से वहां साकिन सामित बेयकीन बैठा रहा था। रियासत रदी का टुकड़ा बनकर उसके इर्द गिर्द फैल गई थी। और अब वो उस रदी को कचरे की नजर कर देना चाहता था। उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। वो ऑफिस के मसाइल से थका हारा घर आया था और बख्तियार उसे मसाइल सुना रहे थे। वो किसी बात पे खुश था और उसके चाचा उसे बता रहे थे कि अगर वो उस रोज़ हिम्मत कर लेता तो शायद उसका पाप बच जाता। मकसूद उसे समझा रहे थे कि वो बख्तियार से दूर रहे। वो सुनी अनसुनी कर रहा था। वो उसे उससे गलत कामों पे नहीं टोकते थे और गैस को वो मोहब्बत लगती थी। वो मोहब्बत नहीं थी, कहीं नहीं थी। वो एक लंबा अरसा एक्सप्लाइट होता रहा। बख्तियार गंभीर एक लंबा अरसा उसके गिल्ड से खेलते रहे थे। वो सयाहत था जो एक बिस्मिल की जख्म खुरुचता रहा। किस सालुक ने कहा आकर औकात दिखाई थी। मैं क्यों अल्लाह, मैं क्यों? तकान सदा आसुरदा और बेबस चिको जेब में पड़ी पिस्तौल तक जाने को उसका हाथ मचल रहा था। उसे सर को हाथों में गिरा दिया। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और उसके हिस्से की रोशनी उसके वक्त से खरोच कर मिटा दी गई थी। दूसरी पेंटिंग 4 चौखटों में बटी हुई थी। पहले चौखटे में वो फर्श पे गिरा हुआ लड़का उठने की कोशिश कर रहा था। दूसरे में वो फर्श साफ कर रहा था। तीसरे चौखटे में वो किसी नए आदमी से मिल रहा था जिसका हाथ उसके कंधे पे था। निगाहें नरम थीं। उस चौखटे के रंग उम्मीद के रंग थे। चौथे चौखटे में वो उस आदमी के आगे काम कर रहा था। मेरी को ये पेंटिंग भाई, मगर वो तीसरी पेंटिंग, वो इंसान अपने लिए बदलता है गैस। मेरा आपने कॉफ़ी का भरा हुआ मग उसके सामने रखते हुए कहा। अगर वो किसी और के लिए बदलना चाहे तो वो बहुत जल्द थक जाता है, क्योंकि किसी और के लिए बदलना उसे यूं लगता है जैसे वो किसी पे एहसान कर रहा हो, और एहसान करते करते वो बोर हो जाता है। गैस से कॉफ़ी का मग उठा लिया। उसकी स्याह आंखें पुरसोच थीं। वो मेरी मोटिवेशन है। अपने लिए नहीं बदलना चाहता मैं, क्योंकि मुझे मेरे अंदर कोई बुराई नज़र नहीं आती। ये नहीं कहता कि मैंने जो किया वो ठीक था, लेकिन मेरा जैसा इंसान यही कर सकता है। मुझसे उम्मीदें रखना गलत है। सामने रिक्लाइनर पे बैठे मेहराब की निगाहें उसके चेहरे पर कुछ खोज रही थीं और उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उस शख्स के तासुरात कोरे थे। गैस, आज वो तुमसे दूर है, कल करीब होगी।
तो तुम आहिस्ता आहिस्ता अच्छा बनने की कोशिश छोड़ दोगे। लेकिन तुम्हारे अपने वजूद का साथ सारी जिंदगी का है। खुद को कोई नहीं छोड़ता। अपने लिए इंसान को सबसे पहले खुद को चुनना चाहिए, समझे? क्या मैं कभी अच्छा बन सकता हूँ? उससे कॉफ़ी का मग शीशे की मेज़ पे वापस रखा तो टक की आवाज़ आई। बन सकते हो। सारा खेल दिमाग का होता है। अगर तुम्हारा दिमाग मुस्बत चीज़ों की तरफ माइल हो गया तो तुम एक अच्छे फैसले लोगे। मुस्बत चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो मनफी घटेंगी। और ये हुआ एक अच्छा इंसान तैयार। मैं मुस्बत फैसले कैसे लूं? आसान है। जब कोई गुस्सा दिलाए तो जब्त करने की कोशिश करो। इंसानों की बजाय चीज़ों पे गुस्सा उतारो। कोई हर्ट करे तो रो, वक्त लो। उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, लेकिन उससे बदले में हर्ट मत करो। क्या तुम ये कर सकते हो? वो उस इंसान से पूछ रहा था जिसे गुस्सा आता था, पिस्तौल निकाल लेता था, कोई उसे हर्ट करता था तो उसे कवर में पहुंचा कर आता था। मगर उस इंसान ने निहायत शराफत से अस्वाद में सर हिलाते हुए कहा। ऑफ कोर्स। उसके दोनों हाथ बाथरूम की सफ़ेद टाइल्स वाली दीवार पे जमे थे, गर्दन झुका रखी थी। वो पानी की धार उसके जिस्म को भिगो रही थी। सफ़ेद कमीज भीगकर जिस्म से चिपक गई थी। घुंघराले बालों से पानी टपक रहा था। जिस्म बुरी तरह अकड़ रहा था। जो तुम्हें हर्ट करे उसे माफ़ करो। पानी के गिरते कतरों में उसकी आवाज़ सप गई। अपना गुस्सा इंसानों पे मत निकालो। जो तुम्हें हर्ट करे उसे माफ़ करो। वक्त लो, माफ़ करो। वक्त, माफ़, गुस्सा। उसका तनफ़ुस बिगड़ रहा था। गुस्से से आवाज़ बेहद भारी हो रही थी। उससे आंखें बंद कर ली, गर्दन पीछे की तरफ ढलका दी। पानी अब चेहरे पे गिर रहा था। उससे ये ठंडा पानी रूह पे गिराना था। उससे बटन दबाकर पानी की गिरती धार बंद कर दी। चंद लम्हे वहीं खड़ा लंबे लंबे सांस लेता रहा। फिर उन्हीं भीगे कपड़ों के साथ अपने कमरे में आया और हमेशा की तरह ट्रॉमा के ट्रिगर होने पे वो सोने के लिए तैयार था। वो एक अच्छा इंसान बन रहा था। वो गुस्सा नहीं करेगा, वक्त लेगा, लोगों पे गुस्सा नहीं निकालेगा, हर्ट होगा तो दूसरों को हर्ट नहीं करेगा। उससे रिमोट उठाकर बत्तियां बुझाई, एसी तेज किया और फिर बेड पे आकर बैठा। अपनी महबूब गज़ा भागी। वो कंफर्टर लेकर उसी तरह सो गया। उसे जब तक नींद नहीं आई थी वो तब तक गुस्से से कांपता रहा था। मुठियाँ भींचकर सब करता रहा था और बड़बड़ाते हुए खुद को पावर करवाता रहा। मैं एक अच्छा आदमी हूँ। तीसरी पेंटिंग 4 दायरों पे मुश्तमिल थी। पहले दायरे में लड़का ने मालिक से बेहद खुश था। दूसरे दायरे में लड़का ढेर सारी दौलत के ढेर पे बैठा था। तीसरे दायरे में उसका साबका मालिक हस्सा हाली का पैकर बने उसकी दुकान के बाहर खड़ा था। तड़ातड़ बरसी बारिश में उसका साबका सालिम मालिक उसके आगे हाथ फैलाए हुए खड़ा था। पेंटिंग को देखते हुए उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ख्याल आया था, सूली। वो इसी लायक था। अच्छाई, बुराई, मुस्बत, मनफी हर जज्बे और अमल का ताल्लुक दिमाग से होता है। उसे सेहतमंद रखना होता है। तुम मुझे सुन रहे हो? मेहराब ने ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा। गैस कम्पनी ने चौंक कर उसे देखा। मेहराब ने उसकी निगाहों की तकलीदगी में देखा। वो उस पेंटिंग को तक नहीं रहा था, वहाँ खुद को खोज रहा था। तुम्हें इस पेंटिंग में क्या नजर आता है? बेवकूफ़ी। यक लफ्ज़ी जवाब। वो कैसे? मेहराब के चेहरे और बात करने के अंदाज से पता नहीं चलता था कि अपने मरीज को जज कर चुका था। गैस ससुर की तपिश पे चौंक कर सीधा हुआ, चेहरे पे हाथ फेरा। मेरा मतलब है मालिक बेवकूफ़ है। उसे हीरा गवा दिया। गैस संभल कर बोला। और पेंटिंग का मकसद है माफ़ी, सिला रहमी, यानी हीलिंग। मेहराब ने एक नया लफ्ज़ गिनवाया। गैस से जल्दी से स्वाद में सर हिलाया और कॉफ़ी का मग लबों से लगाया। मेहराब ने गहरी सांस भरी और एक नतीजे पे पहुंचा। ये आदमी कातिल, स्याहकार, फरेबी, बेवकार हो सकता है। कमबख्त में इद्दाकारी नहीं थी। उसका जिस्म, आंखें, हरकत, हर शय उसके तासुर की अक्कासी करती थी। रात का कोई पहर था जब दवाओं का असर टूटा। उसकी आंख खुली और उठ बैठा। चंद लम्हे हालियो सहने के आलम में यहाँ से वहाँ दिखता रहा। फिर पैर बिस्तर से नीचे उतारे, आईने के सामने खड़े होकर देखा। सफ़ेद लिबास मिल गजा हो गया था, बाल बेतरतीब थे और आंखें सुर्ख। मैं उसके लब हिले। अच्छा आदमी हूँ। वो लाइब्रेरी की बातें, वो किस्से, वो कई साल सब निगाहों के आगे घूम गया। उसे अपना आप दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान लगा। उसकी आंखें गीली होने लगी। वो उसके गिल्ट से खेलता रहा था। वो उस आदमी को कैसे माफ़ करे जिसके इंतकाम ने गैस से उसका बाप छीन लिया था। जो मुझे हर्ट करेगा मैं उसे माफ़ करूँगा।
वो उसके सामने रो रहे थे, अपनी बेटी का रिश्ता उससे करवाने की कोशिश कर रहे थे। वो कत्ल कराया था, रोज चुप रहे। उसके बाप को कोई हंटर मार रहा था, मरवाने वालों में नए नाम का इजाफा हो गया था। मैं लोगों पे अपना गुस्सा नहीं निकालूंगा, मैं मुस्बत सोचूंगा। वो थक कर पंजों के बल नीचे बैठ गया, सर हाथों में गिराए रो पड़ा। मैं क्यों अल्लाह, मैं क्यों? वो बहुत बुरी तरह हार गया था। हर कोशिश रद्दी, हर रियासत हाँक। क्यों आपको मुझ पे तरस नहीं आता? मेरे साथ इतना बुरा क्यों? मेरा क्या कसूर है? वो सर पे हाथ मारते हुए सिसक रहा था। मैं अच्छा आदमी बनना चाहता था। आपकी इतनी बड़ी दुनिया में इतनी सी ख्वाहिश क्यों मेरा जुर्म बन गई? मैं आपका फेवरेट नहीं हूं ना। आपको सिर्फ मेहदी से प्यार है, मुझसे नहीं। वो कितनी देर वहां बैठकर बच्चों की तरह रोता रहा, उससे इल्म नहीं हो सका। जब वो आंखें रगड़कर उठा, सब साफ हो चुका था। लम्हे स्लो मोशन में गुजरे, उससे खुद को गाड़ी में बैठते हुए देखा। फिर उस गाड़ी का रुख सर्वर हाउस की तरफ हुआ। वो घर के बाहर रुका। जेब में मौजूद पिस्तौल की मौजूदगी यकीनी बनाई। उसका रुख हत्यार के कमरे की जानिब था। उसने दरवाज़ा खोला। खिड़की में खड़ा आदमी सुबह का मलकजा अंधेरा देख रहा था। तब तारीकी ने बासाते खुद उस कमरे में कदम रखे। एक सवाल का जवाब लेने आया हूं। उम्मीद है इस बार आपकी तरफ से एक्सप्लॉइट नहीं किया जाऊंगा। वो पलटे, आंखों में अजनबा था। हमने एक जमाने के किस्से किए, मगर आपने कभी ये नहीं बताया नवाबों से होने वाली जंग में एक वजह जन भी थी। बख्तियार कम्बीर के चेहरे पे किसी ने जूता दे मारा। वो आगे आया, उनके सीने से कमीज का पहला बटन खोला, फिर उनकी आंखों में देखा। कभी बताया नहीं, महापारा से इतनी मोहब्बत करते थे आप? वो लट्ठी की मानिंद सफ़ेद होता चेहरा लिए उसे देख रहे थे। उनके तासुरात हर इल्ज़ाम पे मोहर जब्त कर गए। गैस गंभीर का दिल चलकर खाक हो गया। दुनिया मेरे साथ इतनी जालिम क्यों है? उससे जेब से पिस्तौल निकालकर उनकी गर्दन से लगाते हुए पूछा। वो सांस रोके नफे में सर हिला रहे थे। उनके हलक से अल्फाज सही निकल पा रहे थे। जो मुझे हर्ट करेगा मैं उसे हर्ट करूंगा, यही असूल था, है और रहेगा। लरस से मजबूत कपकपाते हाथों से उससे बंदूक उनके खुले हुए मुंह में डाली। लोहे का जरा हलक से टकराया और अंदर तक लरस कर रह गए। वो चंद लम्हे उनकी आंखों में देखता रहा। उनकी आंखें गीली हुई थी। गैस का दिल बसीजा, वो जामिद थे। उसके दिल को कुछ हुआ। चंद लम्हे इस ताल्लुक के सोग के नाम हुए जो कभी था। अगले चंद लम्हे उस रिश्ते के नाम जो ख़त्म हो रहा था। जिंदगी कफ से, आजादी मुबारक। गोली चली, सर का कुछ हिस्सा फटकर एक तरफ गिरा। भारी भरकम आदमी फर्श पे गिर पड़ा। चलना में तड़पता रहा, फिर साकिन हो गया, बेसांस, खाली। गैस गंभीर खिली पड़ती निगाहों से उस आदमी को देख रहा था जो लाश बन चुका था। साइलेंसर की बाइस बाहर आवाज़ सही गई थी, लेकिन खून अब उसके जूतों को छू रहा था। जेब से मोबाइल निकालते हुए अब वो एक नंबर डायल कर रहा था। इस्लामाबाद के एक छोटे से अपार्टमेंट में हदीबा नवाज का मोबाइल गुनगुनाया। कॉलर आईडी देख कुछ लम्हे भर को थमी, फिर कॉल अटेंड की। यू ओ मी राइट, टाइम टू पे बैक। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर मध्यम से आवाज़ सुनाई दी। ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। वो नॉक किए बगैर कमरे में दाखिल हुआ था और जो उसने देखा था उससे मेरी कम्बीर अगले कई सालों तक एक बुरे ख्वाब की तरह याद रखने वाला था। बख्तियार कम्बीर फर्श पे मुर्दा हालत में पड़े थे। खून जा बजा फर्श पे बह रहा था और गैस गंभीर पलंग पे बैठा सिगार को शोला दिखा रहा था। मेरी चौखट पे जम गया। उसकी आंखें बेयकीनी से फटी थीं और वो सांस नहीं ले पा रहा था। एड्रेस नोट कीजिए। उंगलियों में सिगार दे पाए, मोबाइल कान से लगाए वो कह रहा था। F10, हाउस नंबर 44, सरवर विला। मेरे चचा का कत्ल हो गया है सर। मेरी मरे मरे कदमों से आगे बढ़ा। हर एक कदम उसकी आवाज़ सल्ब कर रहा था। वो लाश के करीब आया, पंजों के बल वहां बैठा, कपकपाती उंगलियों से उनकी नफ्स को छुआ। साकित, साकिन। वो बेदम सा फर्श पे गिरा, ऐसे जिस्म से सांस निकल कर रह गया हूँ। बेगैरत मर्द धरती पे बोझ होता है, मैंने कम कर दिया। धुएं की मरगोले उड़ाते उसने कहा। मेरी की रगों में कोई करंट सा दौड़ गया और वो उठा और तेजी से उसकी गिरबान पे चपटा। तुम कातिल हो, तुमने हमारा सारा खानदान तबाह कर दिया। तुम अपने चचा को कैसे कत्ल कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो फटी हुई आवाज में चिल्ला रहा था। हाथ उसकी गर्दन पे थे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कैस। तुम खुदा नहीं हो। तुम किसी की जिंदगी और मौत का फैसला नहीं कर सकते। तुम जालिम हो। तुम
गैस से एक झटके से उसके सीने पे धक्का देकर उसे खुद से दूर हटाया। तनफ्फुस पूरी तरह फूल गया था। वो सीने पे हाथ रख के खांसने लगा था। मेरी ने एक बार फिर उस पे झपटना चाहा, पर गैस से उसे खुद से दूर हटाया और एक जोरदार लात उसके सीने पे दे मारी। खून में डूबे उसके जूते ने मेरी के सीने पे दाग छोड़ा। अब वो वही बूट उसके चेहरे पे रख के गैर इंसानी आवाज से गुर्रा रहा था। मैं कातिल हूँ, मैं कातिल हूँ, हाँ। तुम कौन हो? यूनान की उन गलियों में जोरेस को किसने कत्ल करवाया? जब उसकी मंगेतर जायशा तुमसे बदला लेने आई, तो तुमने किस तरह एक मरे हुए आदमी पे झूठ बांधे? उससे बूट का दबाव बढ़ाया। मेरी के चेहरे पे निशान पड़ने लगे। वासिफ मुनीर का सारा करियर, जिंदगी किसने बर्बाद की? वो कौन था जिसने बलाज का कत्ल छुपाने में मेरा साथ दिया? और क्या तुम वो आदमी नहीं हो जिसने इब्राहिम के घर के अंदर घुसकर उसे मारा? या फिर तुम वो नहीं हो जिसे जरकोन का कत्ल किया? मेरी चीख चीख कर रोने लगा था। गैस से पैर से उसे ठोकर मारी। उसकी आंखें सर सफाक थी। पिस्तौल अब तक हाथ में था, लेकिन उस पिस्तौल को मेरी पे नहीं तान सका। कातिलों की सफ में अगर अव्वल दर्जे पे मैं हूं, तो निचले दर्जों में तुम्हारा नाम भी आता है। जालिम मैं हूं, तो मजलूम तुम भी नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम पे FIR कटवाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। तुम मुझे गैस लाइट नहीं कर सकते। तुमने मेरे चचा का कत्ल किया है। भारी बूटों की धमक करीब आई तो गैस से बूट उसके चेहरे से हटाया और खुद उससे करीब बैठा। जिस समय दरवाज़ा खुला, वो उसे गले से लगा गया था। अल्लाह की मर्जी थी मेरे भाई, ये सब अल्लाह की मर्जी थी। वो होले-होले उसके सर थपक रहा था। मेरी उसे खुद से दूर कर रहा था और पुलिस एहलकार उसके रद्द-ए-अमल को सदमा समझ रहे थे। कातला ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। अफसर ने गैस के शाने पे हाथ रखा तो उसने निगाहें उठाकर उन्हें देखा। हदीबा नवाज ने गिरफ्तारी दी है और आले कत्ल भी जमा करवा दिया है। मेरी उससे गिरफ्त में फड़फड़ाया और कुछ बोलने की कोशिश की, जब गैस उसे कान के करीब झुका। मेरे पास जरकोन के कत्ल की वीडियो है। मेरी जान, मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी हर मजम्मत इस अमल को यकीनी बनाएगी कि मैं उस वीडियो को लीक कर दूं। वो थम गया। आंसू मज़ीद तेज़ी से बहने लगे। बेबसी भरी गुर्राहटें बुलंद से बुलंद तर होती गईं। आपको कमरा खाली करना होगा ताकि हम छानबीन कर लें। अफसर अब तुम दोनों भाइयों को उठा रहे थे। एसएचओ ने गैस के कंधे पे हाथ रखा। आपके नुकसान के लिए लीली रंज हुआ। दीवारों ने खबर सुनी और सतूनों के कान में सरगोशी कर दी। सतून ठहरे कानों के कच्चे फौरन सीनों को खबर की और सीने मारे शौक के सीखे तो मकीनों के सर पे गमों की छत से गिरी। गंभीर खानदान को किसी की स्याह नजर लग गई थी। खिड़कियों ने बेलाग तबसरा पेश किया। झूमर अफसोस से अपनी जगह खड़े रह गए। रफ्ता रफ्ता हर और आहें सिसकियां गम बुलंद हुआ। सोख की सुबह ना जाने कब ढलनी थी। ढाका की उस छोटी सी सोसाइटी में आज वीना आपा की घर किटी पार्टी रखी थी। नईमा ने जीनिया से काफ़ी इसरार किया, मगर वो नहीं जाना चाहती थी, सो नहीं गई। किचन में खड़े अपने लिए चाय बनाते हुए उसका जहन कहीं उलझा हुआ था। क्या मैं कभी दोबारा कैमरा आंख के आगे रख के दुनिया को नहीं देख पाऊंगी? उसके मुंतशिर ख्यालात यहीं आकर जामद हो जाते थे। तुमने मुझे दिया ही क्या है? सफ़ेद पोशी की जिंदगी में मुझे क्या मिला है? अंदर कमरे से बच्चे की जोर जोर से चीखने की आवाज़ आती थी। उसका शोर हर रोज़ की तरह चुपचाप उसे बर्दाश्त कर रहा था। खाने को रोटी पूरी नहीं मिलती, पहनने को कपड़े के लिए तरसना पड़ता है, बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, और तुम कुएं के मेंढक हो जो सारी जिंदगी एक जैसा रहेगा। उससे उबलते हुए पानी में चीनी और पत्ती शामिल की। पानी मज़ीद उबलने लगा। शोर बढ़ता जा रहा था। तुम्हारी ऐसी कौन सी जरूरियात है जो पूरी नहीं हो रही? वो धीमे लहजे में चबा चबा कर बोला। तुम ना खुद कुछ सुकून करती हो, ना मुझे सुकून से रहने देती हो। तुम्हारा मसला नाशुक्री है बच्ची। तुम लोगों को देख देख कर सड़ती कुड़ती रहती हो। तुम्हें लगता है फलां औरत के शोहर जैसा हो जाऊंगा तो तुम खुश रहोगी। ऐसा नहीं होगा। मसला कहीं नहीं है सिवाय तुम्हारी सोच के। उसने दूध का कप तेजी में उंडेला। चाय का रंग बनने लगा। अब वो दांत से एक इलायची तोड़कर उसमें शामिल कर रही थी। जिंदगी बेशक बर्बाद थी, चाय अच्छी बननी चाहिए। टीचर, वो सोहेब मुझसे आपका पूछ रहा था। बच्चे की आवाज़ सब गई। अपान की आवाज़ से वो उछल पड़ी, ऐसे जैसे पूरी तरह खौफसदा हुई हो। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डरा दिया। जहन्नुम में जाए तुम और तुम्हारी फिलॉसफी। मुझे ऐसा शाद चाहिए, और ये जो घर में यतीमखाना खोल रखा है इसे ख़त्म करो आज के आज। चाय चूल्हे पर गिर गई। अबान मुतफक्किर सा आगे आया और सीनिया वजिया की आवाज़ के अलावा
कोई और आवाज़ नहीं सुन रही थी। वो अपनी जगह जकड़ी जा चुकी थी। किससे रखा हुआ है उसे? नहीं माँ आधा खर्चा देती है ना, वो क्या देती है तुम्हें? किसी ने खोलते हुए तेल की कढ़ाई उसके मुंह पे उंडेल दी थी। वो जल गई, दिल जल गया। अबान कुछ कह रहा था, वो सुन नहीं रही थी। जैन उस स्टूडियो में काम करता है। जब आप कैमरा वहीं छोड़कर आई थी ना, तब एडिटिंग का काम उसे मिला था। वो चूल्हा बंद करते हुए जोश से कह रहा था, वजिया के जुमलों से बेहद बेनियाज, क्योंकि वो जुमले उसके मुतालिक नहीं थे। जिस पे गुजरती है बस वही जानता है। वो कह रहा था कि उसके बॉस सोहेब ने आपका काम देखा। उससे ऐसी सफाई, ऐसी आंख, ऐसा टैलेंट नहीं देखा। ये तो किसी प्रोफेशनल का काम लगता है। जवान जहाँ लड़की है, तुम्हारे साथ ऐसा क्या ताल्लुक है उसका जो उसे यहाँ रख कर बैठे हो? आधी बिल्डिंग बातें कर रही है कि बैठे बिठाई भांजी कहाँ से आ गई। उसे स्लैब का सहारा लिया। चेहरा खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ा था। उसके जिस्म का सारा खून किसी बला ने निचोड़ लिया था। वो कह रहा था, ऐसा लगता है इस फोटोग्राफर ने किसी बहुत बड़ी जगह काम किया हुआ है। ऐसे फिल्टर्स, पोजीशन, पिक्सल्स, मजा आ गया। गिरी हुई चाय को कपड़े से साफ करते हुए 13 साला बच्चा जाएगा। स्टूडियो वालों ने आपको काम दिया है भाई। अगर तुमने इसे यहाँ से नहीं निकाला तो याद रखना, अगली किटी पार्टी में सिर्फ डिस्कशन से ही होगी। वहां मैं इन तमाम इल्जामात को सच कहूंगी। 2 टके की इज्जत के अलावा तुम्हारे पास कुछ और है तो उसे खोने के लिए तैयार रहो। लेकिन एक मसला आ गया है। वो सिंह के अंदर हाथ धोते हुए बोला। मैंने उसको बताया कि आप गांव में रहती थी, तो आपके कागजात वगैरह वहीं रह गए और आप वापस भी नहीं जा सकती। पुप्पो ने यही बताया था ना। सीनिया उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें एकदम अजीब सी हो गई थी। लब हल्के से वाग रह गए थे। बच्चे की आवाज़ अब नहीं आ रही थी, लेकिन सीनिया उन आवाज़ों को आधी जिंदगी नहीं भूलने वाली थी। वो कहता है आप एक बार उससे आकर मिल लो। अकेले मत जाना, मैं साथ चलूंगा। अब सीनिया के सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं। शायद सोहेब के छोटे भाई ने स्कूल में उसकी काफ़ी इज्जत करवाई थी। उसके शाने चौड़े हो गए थे। चलते हैं ना टीचर। कब तक फैक्ट्री के चंटकों में गुजारा करेंगी? ऊंचे ख्वाब रखे ना। सही कह रहे हो। वो कोई कोई अंदाज में कहती चूल्हे के करीब आई। चंद टकों में गुजारा होता है और बातें सुननी पड़ती हैं। सही कहते हो। उसे चूल्हे के नीचे आग जलाई और फ्रिज की तरफ बढ़ी। ख्वाब ऊंचे होने चाहिए, सही कहते हो। घर, खर्चा, कपड़ा, खाना, ज्यादा पैसा चाहिए। वो बड़बड़ाने लगी थी। फिर मैं बात कर लूँ उनसे, कल चलें? चलना चाहिए। फ्रिज से दूध निकालते हुए कहा। अबान होशी होशी दरवाजे की तरफ जाते हुए उसकी आवाज़ पे रुका। मुझे घर बदलना है अबान। कोई घर किराए पे मिल सकता है? लम्हों का फैसला था, लम्हों में हुआ। चौखट पे खड़ा अबान कमरे से निकलती वजिया और चूल्हे के आगे सड़ी सीनियाँ, तीनों के लिए फैसला गैर मुतवक्का था। इस शौक शशदर माहौल से निकलकर समंदर दरिया पार कर परिंदों का रक्स देखते, चिलमिलाते, आसमान की गुनगुनाहट सुनते हुए डॉक्टर मेहराब की क्लिनिक के अंदर दाखिल हूँ तो स्याह सूट वाला गैस गंभीर चारहाना अंदाज से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हो रहा था। उसके चचा का स्वयं था और वो अपने थेरेपिस्ट के सामने था। ये क्या तरीका है गैस? आज तो तुम्हारा कोई सेशन भी नहीं है। मेहराब जो किसी मरीज की बात सुन रहा था नागवारी से बोला, फिर उसके तासुरात देखे और धीमा पड़ा। क्या तुम प्लीज हमें थोड़ा सा वक्त दे सकते हो? उसे सामने बैठे आदमी से पूछा और अस्वाद में सर हिलाते हुए उठ गया। गैस उसकी तरफ देखे बगैर उस पेंटिंग की तरफ आया। आपने उस रोज मुझसे पूछा था मुझे इस पेंटिंग में क्या नजर आया। वो पेंटिंग्स को दीवार से उखाड़ रहा था। मुझे इसमें शर नजर आया, हक नजर आया। इस पेंटिंग में मुझे मैं नजर आया। उससे पेंटिंग उल्टी की और खेल जैसे पलट गया हूँ। पेंटिंग को उल्टा करने पे वहाँ साए नजर आ रहे थे, जिनमें उस लड़के और मालिक का अक्स था। लड़के ने अपने साहब मालिक का सारा कारोबार छीन लिया था। माफ़ी मांगने पे उसे माफ़ नहीं किया था, बल्कि कत्ल किया था। वो पेंटिंग एक इल्यूशन थी। आज तक कोई इस पजल को हल नहीं कर सका, क्योंकि आज तक यहाँ जो भी आया वो ठीक होने आया था। वो मलामत कर रहा था। उसे ही नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल। मैं यहाँ ठीक होने नहीं आया था, परत चढ़ाने आया था, और वो उतर गई है। लेकिन तुम। गैस घुराते हुए उसके करीब आया और मेज पर रखा गुलदान उठाकर पूरी कुव्वत से उसके सर पे दे मारा। तुमने यहाँ एक गोरख धंधा खोल रखा है। तुम लोगों को फरेब देते हो। तुमने इतना अरसा मुझे फरेब दिया, हालांकि तुम जानते थे मैं नहीं बदल सकता। मेरा माथे पे हाथ रख के फर्श पे बैठी हूँ। उसके सर से खून पल पल बह रहा था। वो पहला मरीज था जिससे अपने थेरेपिस्ट का सर फोड़ दिया था। मुझे इल्यूजन दिखाने की बजाय अगर तुम मुझे खुद को कबूल करना सिखाते तो मेरा इतना वक्त ज़ाया ना होता, मेरे पैसे ज़ाया ना होते। लेकिन इट्स ओके।
सरदंदाज हुए कहते हुए उसके सामने बैठा, आंखें उसके खून पे जमी थी। दोबारा कोई केस गंभीर आए और पहली नजर में तुम्हारे इस इविलनेस टेस्ट की पेंटिंग को पहचान ले तो उसके साथ कोई ड्रामा मत करना। सच्चाई से आगाह करना और बस। वरना कोई मुझसे ज्यादा सर पीरा हुआ तो सर की जगह दिल फाड़ देगा। मेरा उससे गालियां बक रहा था, उससे कोस रहा था। वो कुछ नहीं सुन रहा था। परसों पहले उसकी राय थी कि साइकेट्रिस्ट ज़हनी मरीज होते हैं। आज उस राय पे मोहर लग गई थी। मैं तुम पे केस कराऊंगा। मैं सारी दुनिया को बताऊंगा तुमने कितने कत्ल किए हैं, कितने लोगों की जिंदगी खराब की है। मैं तुम्हें बदनाम करूंगा कैस, तुम मुझे जानते नहीं। वो दीवानगी से घुराया खून में लथपथ आदमी पागल होने की दर पे था। कैस उन्हें सटनसों से उसे देखता रहा। उसके चेहरे और तासुरात में भरमी घुली। उससे गुलदान उठाया और उल्टे हाथ से घुमाकर एक बार फिर उसके सर पे दे मारा। साथ चेहरे पे एक थप्पड़ दे मारा। क्लाइंट प्रिविलेज तोड़ोगे तुम? गुलदान उसके मुंह पे मारते हुए घुराया। शौक से तोड़ो, लेकिन याद रखना मेरी कब्र के बिच्छुओं का इजाफा मेरे लिए नई बात नहीं है। तुम मुझसे दुश्मनी अफोर्ड कर सकते हो, कुत्ते की मौत मरोगे और मुझ जैसे हफ्ती को कोई अफसोस भी नहीं होगा। फर्श पे गिरा हुआ थेरेपिस्ट लंबे गहरे सांस ले रहा था। जख्मों में दर्द उठ रहा था और उस पे बेहोशी तारी हो रही थी। गैस चंद में हकारत से उसे देखता रहा। गुस्सा ऊद कर आया तो झुककर एक और उल्टे हाथ का थप्पड़ उसे रख कर मारा। मुंह से कोई गलीज गाली दी। फिर वो तीनों पेंटिंग्स उतारी, जेब से चंद नोट निकालकर उसके मुंह पे फेंके और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। कागज के वो चंद टुकड़े खून में दर्ज हो चुके थे। सुर्ख, क्रिम्सन, लाल। मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मेहदी सरवर गंभीर एक बेहतरीन इंसान है, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूँ, इतना मैं जानता हूँ। अच्छा आदमी क्या होता है आप जानते हैं? कुछ वक्त पहले तक मैं भी नहीं जानता था, अब जान गया हूँ। सुबह 7 का समय था। मेरी गंभीर की गाड़ी हॉस्टल के बाहर खड़ी थी। बालकनी खाली थी। वहाँ अब कोई नहीं होता था। वो कॉल करे या मैसेजेस, उससे अब नहीं आना था। उसकी अफसरदा आंखों में मलाल था। कई लम्हे वहाँ खड़े हुए वो गुजरे पल याद करता रहा। गाड़ी आगे बढ़ाते हुए उसका दिल बेहद बोझल और भारी था। कैफे के बाहर छज्जे तले उसका मुलाकाती बैठा था। मेरी आंखें छोटी किए उसके चेहरे का जायजा ले रहा था। मेरा चेहरा माजी नहीं बताता। वरियाम बेग बेसारी से बोला। न मेरी आंखें कान नाक बोलते हैं। जो पूछना है जल्दी पूछो, ड्यूटी का वक्त है। तुम थोड़ी देर अपनी जुबान की जोहर दिखाना बंद नहीं कर सकते? कॉफी का मग धब से मेज पे रखती शेसल तुंदी से बोली। तुम हर रोज किसी नमूने को लाना बंद नहीं कर सकती। वरियाम में उसे आखिरी बार कहाँ देखा था? मेरी बेलचक अंदाज से पूछ रहा था। पहली बार उसे सर्वर फार्म हाउस पे देखा, दूसरी बार कैस को उसका गला दबाते हुए, उसकी दूसरी बात में मेदी ने मुट्ठी भींच ली थी। तीसरी बार मेरे थाने में। फिर उसे देखता रहा था, रोते हुए, बेबस, बेजार, डरी हुई, पुरुमीद। एक वक्त बाद मैं जान गया था वो बेकसूर है। फिर उसके खानदान ने पुलिस की गाड़ी पे हमला किया और उसे लेकर चले गए। उसे आखिरी बार मैंने कराची में देखा था। मेदी तेजी से सीधा होकर बैठा। वरियाम ने नोट किया उसकी हंसियात बेदार हो चुकी थी। वो आलम नवाब का एक बंगला था जहां अब तक किसी को दाखिले की इजाजत नहीं है। उसे फिलहाल पुलिस ने सील कर दिया है। वहां गैस उसे पकड़ चुका था, मगर जीनिया ने उसके ट्रॉमा को ट्रिगर किया और भाग गई। लेकिन पुलिस के मुताबिक उसे उसका भाई ले गया और उसके भाई के मुताबिक उन्हें कोई इल्म नहीं वो इस्लामाबाद पुलिस कस्टडी से कब निकली। मेदी ने मदाखलत की। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। लड़की उस बंगले से मेरी आंखों के आगे भागी थी। गली के मोड़ पे उसे उसका भाई एक गाड़ी में बिठाकर कहीं लेकर गया और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ इल्म नहीं, लेकिन वो पुलिस या अपने खानदान के हाथ नहीं है, इतना पता है मुझे। मेदी के चेहरे की जोत बुझ गई। कोई ऐसा सिरा नहीं था जिससे वो थाम लेता और चीज़ें आसान से आसान तरीन हो जाती। वो नहीं था गैस जिसके लिए ऐसे काम आसान होते। एक काम करो, बशर के मोबाइल की सीडीआर निकलवाओ। उन दिनों में उससे जितने भी लोगों को कॉल्स की होंगी हम उन्हें ढूंढ कर पता लगा सकते हैं कि अगर उसने अपनी बहन को छुपाया है तो कहाँ। सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड। किसी भी सिम को इस्तेमाल करने वाले सारिफ का सीडीआर उस वक्त निकाला जा सकता है जब उस पर एफआईआर हो और उसके तफ्तीशी अफसर को उसकी कॉल्स की डेटा की ज़रूरत हो। अलबत्ता पाकिस्तान में हैकर से काम 500 में कर देते हैं। उन्हें किसी तफ्तीशी अफसर की इजाज़त दरकार नहीं। उससे नंबर बदल कर बात की होगी। मेरी मायूस हूँ। परियाम की आंखों में शैतानी चमक उभरी। पुलिस वाला चुपन में आया था। देखो, अगर हम उसकी सिम की सीडीआर निकलवाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उसने कब किसको कॉल्स की। लेकिन अगर हम उसके मोबाइल की आईएम
EI निकलवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने उस मोबाइल में कब कौन सी सिम डाली और उस सिम से उसने किसको कॉल की। साइंस तरक्की कर चुकी है कबीर साहब। IMEI 15 नंबर के उस कोड को कहते हैं जो हर मोबाइल का होता है। उसी के ज़रिए मोबाइल के मॉडल और उसमें इस्तेमाल होने वाली हर सिम का पता लगाया जा सकता है। यानी अगर आपने किसी मकसद के लिए सिम बदल कर बात की है और सामने वाले के पास आपके मोबाइल का IMEI नंबर है, तो उसे पता चल जाएगा कि आपने कौन-सा नंबर इस्तेमाल किया है और फिर वो उसी नंबर की CDR निकलवा सकता है। ये दोनों काम करना इल्लीगल है, लेकिन वेलकम टू पाकिस्तान। शेज़ल को कुछ समझ नहीं आ रहा था मगर मेहदी उसका दिमाग कुछ सोच रहा था। हाँ, उसे समझ आ रहा था उसे क्या करना है। CDR और IMEI कौन निकालेगा? तुम कर सकते हो ये काम। शेज़ल ने उन दोनों की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ दिलवाई। इस काम के लिए मेदी के पास बहुत लोग हैं। उसे कहते हुए कुर्सी छोड़ दी। तुम्हें EMEI और CDR के लिए सिम और बशर का मोबाइल चाहिए होगा, कहाँ से लाओगे? फरयाम ने उसे जाते-जाते रोका। मेहदी हल्का सा मुस्कुराया। कज़न डियरेस्ट, गूंज हाकिम है ना। अच्छा इंसान वो नहीं होता जिसने ज़िंदगी में कभी गलत काम ना किए हों, धोखा ना दिया हो, झूठ ना बोले हों। अच्छा इंसान वो होता है जो गलत काम कर दे तो उसे गिल्ट हो और वो उसे एक अच्छे तरीके से दुरुस्त करने। और अगर कभी किसी दौर में बुराई उस पर गलबा पा चुकी हो और उसके ज़ेर असर उससे कुछ गलत काम कर दिए हों, तो दुरुस्त वक्त पे उन्हें दुरुस्त करे। नीम अंधेरे में खड़े हुए उस शख्स के चेहरे पे रुमाल बंधा था। उसकी आंखें तारीकी में मज़ीद तारीक लग रही थीं। हर तरफ खामोशी थी। जब वो दबे कदमों चलता हुआ बंगले के दरवाजे की तरफ आया, एक पुलिस वाला कुर्सी पे ऊँघ रहा था और दूसरा अपने सोने के इंतज़ार में था। मेरी गंभीर बगैर चाप पैदा किए उसके अकब में आ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो मुड़ता, मेरी ने उसकी गर्दन में तेज़ी से एक इंजेक्शन खबो दिया। पर गिरफ्तारी से उसके मुंह पे हाथ रखता वो उसके चीख गले में ही घोंट गई। दूसरे गार्ड के साथ ये अमल करते हुए उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। घर के अंदर आते ही उससे बैग उतारा। वहाँ जगह जगह सर्द लेबल लगे थे। यहाँ आकर उसके दिल में कोई दर्द उठा था। वो यहाँ आई होगी, उससे कैसे कैसे दर बरदरी झेली होगी, उस पर क्या गुजरी होगी। फिल वक्त हर शय नज़रअंदाज करते हुए वो उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था जो उससे बरेआम ने कहा था। बिलफर्ज अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए कि वहाँ कोई था जो जीनिया को अपने साथ ले गया, तो हमें सबूत चाहिए होंगे और तुम सबूत ला सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सोफे के नीचे अलमारी, मेज, जूतों के रैक, लाउंज, छत, उसे हर जगह टॉर्च मार कर देख ली। जो मिला उसे इकट्ठा किया। उसमें कुछ भी काम का नहीं था। सोफे के एन दरमियान उसकी निगाह पड़ी और फिर हट नहीं सकी। वहाँ एक मोबाइल पड़ा था। अगर वक्त में पीछे सफ़र करो, मांसी के पन्नों की एक झलक देखो, तो सीनिया हाकिम झुककर अपना बैग उठा रही थी क्योंकि बाहर पुलिस आ गई थी। बैग के खुले हुए मुंह से मोबाइल उबल कर बाहर गिर पड़ा। हाल में वो दस्ताने लपेटे हाथ से उस मोबाइल को उठा रहा था। घर से निकलने के बाद खुद को CCTV से बचाते हुए वो कराची सदर की एक वसीदा गली में दाखिल हुआ। नाली टूटी हुई थी जिससे बदबू के भभक्के उठ रहे थे। किसी शहर से शोर की आवाज़ आ रही थी। वो कहीं सन्नाटा था। वो महलों में रहने वाला, खुशबुओं में बसने वाला, हर शय से बेनियाज अपने मतलूबा मुकाम तक आया। छोटा सा दरवाज़ा बजाया, फिर उसकी निगाह पड़ी तो दरवाज़ा हल्का सा हवा हुआ। मेरी ने पूरा दरवाज़ा खोला और दरवाजे के ऊपर रखी पानी की बाल्टी उसके सर पे आकर गिरी। वो ठठर गया मगर बोला कुछ नहीं। चेहरे को साफ किया, बाल हाथों से भीजे किए और छोटे छोटे कदम लेता वो अंदर की तरफ बढ़ा। सामने से ही खटपट की आवाज़ें सुनाई दी। अंदर दाखिल हुआ तो किसी हैकर का कमरा उसका मुंतज़िर था। लड़की उसे और उसकी भीगी शर्ट को देखकर मुस्कुराई। रावेल परवेज राइट। कुर्सी पे बैठी वो लड़की मुड़ी, महसूस महसूस उसे देखा। मेरी गंभीर राइट। उसे महज सर को हम देने पे इक्तफा किया। मुझे इस मोबाइल की IMEI जाननी है, इसका मालिक और उससे कुछ सिम्स निकाल कर रखी। इन सब की CDR। श्योर। उसे खुशली से कहते हुए मेरी को सामने वाली कुर्सी पे बैठने का इशारा किया। साथ चिप्स का एक पैकेट उसकी तरफ उछाला। काम हो जाएगा, पहले पैसे ट्रांसफ़र करवाओ। मेरी ने मोबाइल देखते हुए चंद बटन दबाए। लड़की के मोबाइल की बीप बजी। काम हो गया था। वो दोबारा स्क्रीन्स की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। मैं दरवाजे पे पानी की बाल्टी रखती हूँ ताकि जिस पे गिरे उसका रद्द-ए-अमल देख सकूँ। हैकिंग वक्त लेता है। तुम सबर के इम्तिहान में कामयाब हो गए। पैसे देने में अच्छे हो। आइडियल क्लाइंट टाइप। मेरी उसे जवाब दिए बगैर कुर्सी पे बैठ गया था।
ये काम सवर आसमां था, तो वो जल्दबाज मर्द सबर भी करेगा। क्या क्या करवाती है ये मोहब्बत। अच्छा आदमी वो होता है जो ताकत के होते हुए गलत काम ना करे। एक बार जब वो अच्छा बनने की ठान ले तो अपनी सारी तवानाई कोशिश में सर्व करे। उसका काम पूरे 2 दिन बाद हुआ था। तब जब वो इस्लामाबाद जाने वाली फ़्लाइट में था, व्हाट्सएप पे मौसूल होने वाली उस लिस्ट में वो तमाम नंबर से जिन पे बशर ने कॉल्स की थी, और उन तमाम नंबर्स की तफसीलात भी थी। कोई उसका कज़न था तो कोई पुलिस या सियासत में अहदेदार। उस वक्त मेरी गंभीर नहीं जानता था कि बशर ने जो मोबाइल इस्तेमाल किया था वो उसे ज़ाया कर चुका था, और जिस मोबाइल की EMEI वो निकलवा कर बैठा था, वो घर में इस्तेमाल होने वाला आम मोबाइल था। वो जिससे नेटफ्लिक्स की सारी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज सीख रखी थी, वो अपने काम में झोल छोड़ सकता था क्या? कोई आदमी उसके दिमाग की सुर्खबत्ती को क्लिक नहीं कर रहा था। उस काम में कई दिन लग गए। जो सिरा नज़र आया था वो ऐसा टूटा था कि मेरी गंभीर पूरी तरह बेचैन हो गया था। लेकिन एक आखिरी मैसेज में उसके गिर्द ऑक्सीजन की कमी होने लगी। वो मोबाइल फ़ोन जो उसे बंगले से मिला था, वो मोबाइल किसी अशफाक अहमद का था। चौंकने वाला कोई नाम नहीं था, चौंकाने वाला वो काम था जो वो करता था। वो आदमी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस था, और उस पे होने वाली FIR की तादाद अनगिनत थी। वो साकित और जामिद था। पुलिस नहीं जानती थी सीनियर हाकिम कहाँ है। बशर सच कह रहा था, वो अपनी बहन के पते से लाइल्म है। जो मालूमात थी वो उसे उस शख्स तक ले आई थी। क्या वो उस आदमी के पीछे जाए या गैरत के लिए मिलने वाले इशारे काफ़ी थे? हर शय, हर दलील झटक कर उससे सिर्फ अपनी बीवी की हिफाजत के लिए उस आदमी से मिलने का इरादा किया। फ्लाइट की परवाज़ से कबल उसने तबीयत की खराबी का बहाना बनाया और हर अमीर की तरह उसे फेवर्स दिए गए। बाहर आकर वो कराची में अपने जानने वाले हर उस इंसान को कॉल्स मिला रहा था जो किसी गलत काम में मुलविस हो सकते थे। रेपुटेशन, वो उस औरत के आगे क्या थी? साख, वो उस पे कुर्बान कर सकता था। नाम, उसका आधा हिस्सा तो सड़की के नाम में भी आने वाला था। 15 दिन शायरी कायद में उसे 15 दिन लगे थे। जब उसे पहला सुराग मिला, कराची के रेड लाइट एरिया में वही मंजर था जिससे शुरफा निगाहें चुराते थे और सफ़ेद पोश हार खाते थे। वो ब्लैक जीन्स के साथ सफ़ेद हुडी पहने इर्द गिर्द देखे बगैर सेध में चला आ रहा था। उसे दुनिया देखी थी, मगर इस दुनिया से उसे नसें चुरानी पड़ी। कुछ देर बाद वो एक कमरे में था। सुर्ख रोशनियाँ मदम थीं, बाहर से बेहंगम कहकूओं की आवाज़ें थीं, और उसकी मेज़बान सतारा उसके सामने पलंग पे बैठी थी। मेरी ने एक निगाही गलत भी उस पे डालना मुनासिब न समझा, बस जेब से 3-4 नोटों की गड्डियाँ निकाल कर उसके सामने रखी। मेरे पैसे मुझे मिल चुके हैं साहब। उससे ठंडी गहरी सांस सी। ये काम, कम अज़ कम वो इस जगह इन कामों में पड़ने का सारी ज़िंदगी नहीं सोच सकता था। वो पैसे तुम्हारे वक्त के थे, ये पैसे किसी का वक्त खरीद कर देने के लिए। सितारा अपना लिबास संभालती उठी। मेरी ने कदम पीछे लिए, वो उसकी तेज खुशबू से झुल्ला रहा था। मुझे इशफाक अहमद दीन से एक मुलाकात चाहिए, सिर्फ एक, और तुम ये कर सकती हो। मैं, वो सीने पे उंगली रख के खिलखिलाकर एक अदा से हंसी। मैं तो नौकर हूँ साहब, मालकन से मिलिए, इस कोठे की मालिक। वो मेरी मदद नहीं करेगी, तुम कर सकती हो, मैं जानता हूँ। तुम्हारे और उसके ताल्लुकात हैं। यहाँ तुम एक प्यादे की तरह काम कर रही हो, लेकिन बहुत जल्द मलका बन जाओगी। तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, सिर्फ एक मुलाकात, सिर्फ एक। मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। वो पुरसोच निगाहों से उसे देखती रही। वो जहाँ रहती थी वहाँ चेहरों की पहचान हर सुबह बदल जाती थी। वो आगे आई, मेहदी पीछे हुआ। एन उससे करीब ठहर कर उसके कान के पास सरगोशी की। किसकी जिंदगी तबाह करनी है? अपनी बचानी है। तुर्की व तुर्की बोला। मुझे। उससे थूक निकला। यहाँ इस जगह उन लोगों के दरमियान उसका नाम और मौजूदगी वो आलूदा नहीं करना चाहता था। मेरी बीवी की बात करनी है, और तुम्हें डबल पैसे मिल सकते हैं, लेकिन तुम उसके मुताल्लिक कोई सवाल नहीं करोगी, सिर्फ एक मुलाकात। सितारा हंस पड़े। तुम पहले हो जो औरत छोड़ दलाल के पीछे भाग रहा है। मर्दों की भी समझ नहीं आती। वो उसके सामने से हटी। फिर मेहदी ने उसे गद्दे की चादर के नीचे से मोटा सा मोबाइल निकालते और कॉल मिलाते हुए देखा। उसका काम अब होने वाला था। जल्द, बहुत जल्द यहाँ इस जगह से रिहाई मिलने वाली थी, बहुत जल्द। अच्छा इंसान कभी कभी वॉयलेंस पे उतर सकता है, लेकिन इतना नहीं कि सामने वाले को नुकसान उठाना पड़ जाए। मौजूदा दौर का अच्छा इंसान ऐसा ही हो सकता है। तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी को ढूंढते ढूंढते इशफाक तक आ गया है हाकिम। वहीदुल्ला,
मोबाइल कान से लगाए बहरी जहाज के अर्शे पे खड़े कह रहे थे। मानना पड़ेगा, उसकी खोज में ताकत है। इशफाक कौन और वो तक कैसे आया? दूसरी तरफ हाकिम को परेशानी लाहक हुई। मेरा आदमी है, भाई समझो। उस पे वक्त आ पड़ा था तो कुछ वक्त मेरे पास बना ली थी और मैंने बशर को कुछ मोबाइल फ़ोन दिए थे ताकि पुलिस की ट्रैकिंग के वक्त बचाव हो जाए। और बशर ने उनमें से एक मोबाइल जीनिया बेटी को दिया था। शायद उसे वो मोबाइल मिल गया है। हाकिम चुप हो गए, ऐसे जैसे किसी सोच में पड़ गए हों। कुछ लम्हों बाद वो बोले तो कुछ संभले हुए लग रहे थे। उसे यकीन दिलवाएं कि वो मर चुकी है। जो तुम चाहो। 3.5 मिनट, उसकी मुलाकात को 3.5 मिनट हो गए थे। फैक्ट्री के उस जले हुए हिस्से में कुर्सियां बिछी थीं। इशफाक के आगे पीछे दाएं बाएं लोग थे और सामने वो अकेला बैठा था। मुझे अकेले में बात करनी है, लोगों के सामने नहीं। इशफाक ने बीड़ी सुलगाई और हंसा। फिक्र मत करो भा, बड़े बड़े लोग इनके सामने अपनी फरमाइश रख देते हैं। पर्दा कैसा? जिसकी बात मैं करूंगा उसका पर्दा है और रहेगा, इसलिए मुझे अकेले में बात करनी है। कुछ रकम निकाल कर मेज पे रखी, जिसे सामने वाले के ईमान का सौदा किया हो। इशफाक ने हाथ के इशारे से लोगों को जाने के लिए कहा, वो उसकी तरफ मुतवज्जह हो। इस आदमी को जानते हो? उससे बशर की तस्वीर मेज पे रखी। किसी भी लड़की को अगवा या बेचते वक्त डेटा निकलवाते हो, राइट? इस आदमी के खानदान से कोई ताल्लुक है तुम्हारा? वो निगाह नहीं उठा पा रहा था, बात नहीं कर पा रहा था। कुछ बेहद जोर से उसके दिल में खुब रहा था। जी चाहा था कैस गंभीर का गिरबान पकड़े और उससे पूछे, उसे किससे हक दिया किसी के घर की औरत को इस तरह जलील करवाने का। देखो भावो, पुलिस के पास जो औरत लाचार और गरीब आती है, जिसका कोई वली वारिस नहीं होता, उस पे हमारी नज़र होती है। फिर पुलिस जब उसे छोड़ दे तो हम उसे खरीद लेते हैं, कभी उसके खानदान से, कभी आशिक से। अब लड़के की तस्वीर से तो कुछ पता ना चलता, लेकिन ये खानदान आजकल खबरों में है। तो हाँ, इसकी बहन मिली थी हमें। मेरी ठहर गया, आसपास सब ठहरा था। लेकिन क्या है कि हमने आगे भेज दिया। अब कहाँ है हम नहीं जानते। खैर, नखरा इसका बहुत ज्यादा था। मर आ गई होगी। ऐसी लड़कियां ज्यादा वक्त गुजारा नहीं करती। उससे अगर गुस्सा आना था तो आया नहीं, रंज होना था तो नहीं हुआ। अब कोई कासब झूठ खड़े और मेरी गंभीर उसे पहचान ना सके तो तफ है उस पे। वो चंद लम्हे बहुत गौर से उसका चेहरा देखता रहा। सामने वाले को यकीन आने लगा कि वो अच्छी अदाकारी कर चुका है। ये सब कहने को किसने कहा? कुर्सी पे टेक लगाए इंतहाई संजीदगी से पूछा। इशफाक के चेहरे का रंग तब्दील हुआ। जितना मुझे पता था उतना बता दिया। ये लड़की आई थी हमारे पास, लेकिन अब यहाँ नहीं है। पुलिस के पास जाना है, जाओ। ताल्लुकात इस्तेमाल करने हैं, करो। लेकिन ये लड़की अब तुम्हें नहीं मिलेगी। ये तुम तय करोगे कि वो मुझे कहाँ मिलेगी। मेरी उठ खड़ा हुआ। करा तासुरात में कोई दरार नहीं पड़ी। उसे यहाँ से कुछ नहीं मिला था, लेकिन तलाश खत्म नहीं हुई थी, ना होगी। वो जाने लगा जब अब से आते आवाज पे उसके कदम जंजीर हुए। वो अब नहीं मिलेगी। उसका ख्याल तर्क कर दो। अगर जिंदा है तो जिंदा नहीं रही, और अगर मर गई है तो लाश नहीं मिलेगी। मेहदी ने मुड़कर उसे नहीं देखा, बस लंबे लंबे टक भरता वहां से चला गया। तलाश के सफर में पूरी तरह नाकाम हुआ था, लेकिन ये बस शुरुआत थी। अच्छा आदमी खानदान के लिए आउट ऑफ द वे भी जाता है। अपने गम और अपनी तकालीफ का टोकरा किसी के सर नहीं सजाता। ताकत के होते हुए वो हदें पार नहीं करता। चाइना में हर साल दुनिया का सबसे बड़ा लैंटर्न फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ मुकामात पे बड़े बड़े मैदानों में लोग इकट्ठे होते हैं और ढेर सारे फानूस। ये फानूस दीवार में लगने वाले फानूस से मुख्तलिफ होते हैं, जदीद मटेरियल से बने। ये फानूस आसमान की बुलंदियों तक जाते हैं। उसके कंधे पे छोटा सा बैग था, जिसे उसने सामान जमा करवाने वाली जगह पे रखा। हाथ में फानूस लिए वो उस तरफ चलाया जहाँ लोग जमा थे। उस मैदान में लोगों के हुजूम में उसने व्हाट्सएप पे लोकेशन की सब चिमटिमाती बत्ती देखी। वो उसके करीब थी, बेहद करीब। दफातन लोगों ने रास्ता खाली किया। मेहदी उन्हें हटाते हुए उस ओर बढ़ रहा था, जहाँ उसे वो सब्ज नुक्ता लेकर जा रहा था। फिर उसे वो बच्ची नजर आई, वो जिसकी आंखें सब्ज थी। वो अपना बुझा हुआ फानूस हाथ में लिए खड़ी थी। नर्सरों के इत्तकास पे वो मुड़ी। उसकी एक नज़र मेहदी उसे देख कर थम गया। आसमान फानूस की रोशनी से सट पड़ रहा था। वहां खड़े तमाम लोग आसमान को ही तक रहे थे। बस वो दो लोग थे जो एक दूसरे को तक रहे थे। निगाहों में अलोही चमक थी। सब्ज आंखें मुतफिका रंगों में ढली थीं। फिर वो घुटनों के बल बैठा, बाजू आगे। बच्ची की आंखें चमकी। उससे अपनी नैनी से हाथ छुड़वाया। उसके छोटे छोटे कदम मेरी के दिल पे उसकी फवार की तरह उतर रहे थे।
उसके दोनों हाथ थाम कर आंखों से लगाते हुए फिर उसे अपने सीने में भींचते हुए। जो उसके दिल ने महसूस किया उसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते थे। मुझे लगा था कोई नहीं आएगा। उसके लहजे में कपकपाहट थी। मैंने कहा था लैंटर्न फेस्टिवल में आऊँगा। तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करती ना? डैडी मुझे जाने नहीं देंगे, मुझे आपके साथ जाना है। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे हुए थी। उसका सारा वजूद लरस रहा था। मेरी ने उसे अपने साथ घुटने पे बैठाया और उसके बाल चेहरे से हटाए। शिद्दत से उसके दोनों गाल चूमे। उसकी दाढ़ी की चुभन से भी वो कसमसाई नहीं। डैडी और मामू की बात हो गई है। सुबह हमारी फ्लाइट है। अब हम विशेष भेज दें। फिर हमने खाना खाने जाना भी है। उसके बाद तुम मेरे साथ होटल चलोगी। ओके? एजल मुस्कुराई और तेजी से उसकी गोद से उतरी। फिर अपने छोटे से पर्स से स्टिकी नोट निकालकर उस पर ख्वाहिश लिखी। मेरी ने उसे पढ़ना चाहा मगर वो उसकी आंखों पे हाथ रख गई। इट्स पर्सनल। ओके ओके। उससे माजराती अंदाज में हाथ उठाए। फिर अपने फनूस के लिए एक नोट पे कुछ लिखा। एजल ने पुरतजस्सुस अंदाज से गर्दन आगे सिरकाई ताकि देख सके। मेरी सारी ख्वाहिशें अब तुम्हारी मामी के लिए हैं। मुस्कुराकर बताया। फिर उस नोट को फानूस पे चिपका किया और उन दोनों ने अपने फानूस एक साथ आसमान के सपुर्द किए। आसमान मज़ीद ख्वाहिशात की भौर से भारी हो गया। वहाँ लोग अपने दोस्त, खानदान, जोड़े के साथ थे। एसल को उठाए हुए उसने ख्वाहिश की कि उसके पहलू में काश वो भी होती। वो खुश था मगर मुकम्मल नहीं। आपने डैडी से क्या कहा? मैदान से निकलकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ आते हुए उससे मेरी से पूछा। वो जो उसके छोटे से बैग से उसकी कोई चीज़ निकाल रहा था। निगाह स्टिकी नोट पे पड़ी। पहले नोट पे दर्ज था, टू मीट कैस गंभीर। उससे चलते हुए एसल को देखा। वो उससे नहीं देख रही थी। चंद साला बच्ची मोहब्बत और तवज्जो के हाथों मारी गई थी। बताए ना आपने डैडी से क्या कहा मामू? उसे याद करने की कोशिश की वो क्या कह कर आया था। मोहम्मद मलिक के अपार्टमेंट में ऑकवर्ड खामोशी थी। सोफे पे एक दूसरे के आमने सामने बैठे वो दोनों निगाहों में एक जैसी नफरत लिए बैठे थे। उससे आज भी मेहदी से नफरत थी और मेहदी के लिए नफरत एक छोटा लफ्ज था। तुमने मेरी बहन से शादी की। कई सालों से डरा धमकाकर मार कर अपने साथ रखा। यहाँ तक कि तुमने अपनी ही बेटी को ज़हनी अजियत दे कर रखा। तुम्हारा ये लेक्चर मुझ पे असर नहीं करेगा। मुहब ने बेजारी से उसे टोका। मेरी ने शाने उचकाए। अपने मोबाइल पे चंद बटन दबाए और एक वीडियो खोलकर उसके सामने रखी। मुहब ने अपनी जगह बैठे हुए उस वीडियो पे निगाह डाली और अगले लम्हे उसका चेहरा सुर्ख हुआ। उसे झपट कर मोबाइल उठाया और ज़मीन पे दे मारा। ये क्या बकवास है? बकवास? मासूमियत से आंखें पटपटाई। ये तुम हो मोहब? मीरा पे हाथ उठाते हुए तुम ये क्यों भूल गए थे कि तुम्हारे अपने घर में सीसीटीवी है? ये वीडियो साबित करती है कि तुम एक वाइफ बीटर हो। बीवी वैसे ही जा चुकी है। नाम, नौकरी, रेपुटेशन। अगर इस सबको भी खोना चाहते हो तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। साइंस जदीद हो चुकी है। दुनिया क्यों इससे ओरिजिनल मानेगी? ये किसी डीप फेक और एआई की पैदावार भी हो सकती है। कौन जाने। पिटाई पे अड़ा हुआ उमर झुकने को तैयार नहीं था। उसके सामने बैठा हथियारों से खाली मर्द अपने साथ बस अल्फाज लाया था। इस वक्त मुल्क का मजलूम हूं मैं। तुम्हें लगता है मेरे कहने के बाद भी कोई यकीन नहीं करेगा? हाँ, अलबत्ता इस वीडियो के बदले तुम्हें एक इज्जतदार जिंदगी ऑफर करता हूँ। मीरा तुमसे तलाक चाहती है। तुम दूसरी शादी कर लो। एजल और तुम्हारा बेटा तुम्हारी औलाद है। साल में 6 से 7 बार तुम उनसे मिल सकते हो। मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम उनके लिए कमाते हो, इसलिए उनसे दूर रहते हो। दूसरा ऑप्शन में ये वीडियो लीक होगी। तुम्हारे बच्चे से देखते बड़े होंगे। तुम्हारी बहनें, भाई, खानदान, कोलीग सब तुम्हें किस नाम से जानेंगे। फैसला तुम्हारा है। मुहिब को यकदम ऑक्सीजन की कमी से महसूस हुई। वो गहरी सोच में था, मुस्तरब था। मगर हाल में आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़े मेरी के साथ एजल का साथ ये बताने के लिए काफ़ी था कि वो मान चुका था। वो आदमी जिसके दिल में बीवी के लिए कोई रहम नहीं था, उसे औलाद का क्या ख्याल रखना था। उस मुल्क की फ़िज़ाओं से दूर कैसम के ऑफिस में बैठा कैस गंभीर अपने मोबाइल से कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड करवाने की हिदायत दे रहा था। वो वीडियोस जो एसल मुहब मलिक उससे रिकॉर्ड करके भेजती रही थी। वो वीडियोस जिनमें उसका बाप उसकी माँ को गालियाँ देता और मारता था। अगर मेरी ने अच्छा इंसान बनने की कसम खाई थी तो उसने भी बुरा इंसान बनने में उम्र लगाई थी। उसकी तोड़ी हुई चीज़ कोई जोड़ेगा तो उसे बुरा तो लगेगा ना।